हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू अ ट्रांसपेरेंट थिन शीट। पिछली क्लास में हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और उसमें हमने निकाला था फ्रिंज विड्थ की वैल्यू, बीटा की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई पाथ है, उसमें अगर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल डल जाए, जैसे मान लीजिए कि लाइट ट्रेवल कर रही है। अभी हमने ये माना था कि पिछला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो हमने देखा था कि सोर्स से जब लाइट आ रही थी तो हमने दो पिन होल सोर्सेज रखे, स्लिट्स लगाई थी या पिन होल्स करे थे, जिससे कि लाइट बाहर निकल रही थी और उसके कारण ये जो वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा था, उनके सुपर इम्पोजिशन के कारण हमें पी पॉइंट पे आदर मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा था, या इंटेंसिटी कम हो रही थी या ज्यादा हो रही थी। और जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन बराबर होगा, तो यहाँ पर जो ओ पॉइंट लिखा है वहां पर आपका पार्ट डिफरेंस 0 होगा और उस कारण से वहां पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो अगर मैंने पिछले जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अगर आपको याद हो, तो वहां पर हमने इस तरीके का कोई मटेरियल बीच में पाथ में नहीं रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, माइका की शीट या ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिससे लाइट पास हो सकती है, पर वहां पर उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर जैसे मैं बोलूं कि लाइट सीधा सीधा आ रही है और निकल जा रही है और सुपर इम्पोज हो रही है, स्लिट से निकलने के बाद रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, तो क्या हो रहा है, एयर एज अ मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 है। पर अगर किसी एक पाथ में मैंने टी, यहाँ पर जो टी है वो क्या थिकनेस है, थिकनेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट शीट। मैंने माइका की एक शीट ली है जो इस S2 S1 से पी पाथ के बीच में मैंने उसे प्लेस किया है कहीं पे भी, और S2 से पी पाथ के बीच में कोई भी मटेरियल हमने प्लेस नहीं किया है। तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फ्रिंज विड्थ डिस्प्लेस होगी कि नहीं होगी, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर हम ध्यान दें तो पहले पिछली क्लास में हमने क्या निकाला था, पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हमने उसको सॉल्व किया था और उससे हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लैम्डा डी बाय 2d हमारी निकली थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो एयर में चल रहा है, इसके बाद ये टी थिकनेस में किसी मटेरियल में चल रहा है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वापस एयर में चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना टाइम टेकन लग रहा है, वो अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। S1 से लेके P वाला जो डिस्टेंस है उसमें अगर हम देखें तो कितना चल रहा है वो, S1 P माइनस टी। टी क्या है यहाँ पर, टाइम नहीं है, ठीक है, थिकनेस है ट्रांसपेरेंट शीट की जो वो एयर में चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो कितना आपका ये लगा, अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, और अगर मैं ये कहूं कि यहाँ से एयर में चलने की स्पीड उसकी c है। ठीक है, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, वेलोसिटी हो गई हमारे पास। ठीक है, प्लस कितना चल रहा है हमारे पास यहाँ पर, यहाँ से ये जो मटेरियल है, मटेरियल की अगर मैं मान ले रही हूँ जो जिसमें वो स्पीड में चल रहा है, ग्लास या प्लास्टिक जिसका भी है, उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी है, cg है। तो कितना हो गया आपके पास, t बाय सी। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। और एयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है आपके पास, थोड़ा सा हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मटेरियल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने थिन शीट ली है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप मेरे मटेरियल का म्यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय स्नेल्स लॉ, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी कितनी c ली है मैंने एयर में, और मटेरियल में स्पीड कितनी ली है लाइट के ट्रेवल करने की, cg, तो म्यू इज इक्वल टू c बाय cg। अगर हम इससे लिखें तो कितना वैल्यू आ जाएगी आपके पास, c अपॉन म्यू इज इक्वल टू cg। तो अब हम इस इक्वेशन में यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, S1P माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय c, ये आपके c इंटू म्यू। ठीक है ना। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लें तो S1P माइनस टी प्लस म्यू टी डिवाइडेड बाय c, तो कितना आ गया आपके पास, S1P, आप चाहें तो कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, प्लस का ले लें, है ना, टी आ जाएगा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय c। ये क्या आ गया आपके पास, इतना डिस्प्लेसमेंट और ये स्पीड आ गई। ठीक है, तो
अब हम निकाल रहे हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या था, S2P माइनस S1P। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, S2P माइनस S1P। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, पाथ डिफरेंस हो जाएगा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, S2P इन एयर माइनस S1P। S1P की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये कितना चल रहा है, ये ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा आपके पास S1P टोटल, मैं ये वाला S1P कह रही हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा S2P, तो S2P ही रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा S1P बाहर लगा ले रहे, प्लस T म्यू माइनस 1, ठीक है। C नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 ऑफ T। ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। अब अगर आपको याद हो लास्ट क्लास, तो हमने S2P माइनस S1P की वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी 2x, कितना था पार्ट डिफरेंस कितना था आपका, लैम्डा डी बाय 2d, लैम्डा डी बाय 2d माइनस ये आ जाएगा आपका म्यू माइनस 1 ऑफ टी। तो जैसा अभी हमने पार्ट डिफरेंस निकाला, S2 S1 से P और S2 से P के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है एट पॉइंट P, दैट विल बी S2P माइनस S1 टू P, जिसमें एयर प्लस थिकनेस में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो हमने निकाला। तो जैसा हम पहले से जानते हैं कि ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2x d by d minus mu minus 1 of t. This will be our equation number 3rd. This will be our path difference. अब कंस्ट्रक्टिव है या ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, वो डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा और 2n plus 1 लैम्डा by 2। तो अगर मैं फॉर अ ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, फ्रिंज तो कितना हो जाना चाहिए, 2x d by d माइनस म्यू माइनस 1 ऑफ t की वैल्यू इट शुड बी इक्वल टू n ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आ गया फॉर अ ब्राइट रिंग। और अगर हम फॉर अ डार्क रिंग बात कर रहे हैं, डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो आपके पास कितना आ जाना चाहिए, पाथ डिफरेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 माइनस म्यू माइनस 1 ऑफ t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n plus 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास किसी कारण से थिकनेस 0 हो जाए, ठीक है, तो आपके पास थिकनेस, अगर आपके पास x की वैल्यू निकालनी है ऐसे, तो कितना निकाल सकते हैं हम, x जैसे हमने निकाला था n लैम्डा प्लस ये आपके पास उधर चला जाएगा म्यू माइनस 1 ऑफ t, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल D, ये जो D है वो सर चले जाएगा और 2D नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये x की पोजीशन है, ठीक है, ये कैपिटल D। अब फॉर डार्क हम इसी चीज को निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 दैट इज लैम्डा अपॉन 2 प्लस म्यू माइनस 1 ऑफ t, ठीक है। ये इधर साइड चला गया, ब्रैकेट क्लोज दैट इज ऑफ d डिवाइडेड बाय 2t, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अगर किसी कारण से थिकनेस अगर t वगैरह की वैल्यू, अगर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं हो, ठीक है, तो थिकनेस कितनी हो जाएगी, इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल की थिकनेस t मानी थी हमने, अगर ये t 0 हो जाए तो ये डेरिवेशन में x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आपके पास t यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की थिकनेस 0 हो जाए तो ये वाला टर्म हो गया आपका 0, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय 2d, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये कब था, पोजीशन कब आ रही थी, जब आपने ट्रांसपेरेंट मटेरियल को लगाया हुआ था, और ये कब आ रहा है, जब आपने ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं लगाया, मतलब अगर थिकनेस 0 इसका मतलब यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। तो हमने क्या बोला था, शिफ्ट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ, ये मैं s जो कह रही हूँ वो डिस्प्लेसमेंट कह रही हूँ, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, तो इट विल बी n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 ऑफ t
ब्रैकेट क्लोज, दैट इज d अपॉन 2d माइनस n लैम्डा d अपॉन 2d। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, तो n लैम्डा अंडर ब्रैकेट खोलेंगे तो n लैम्डा d बाई 2d दिख रहा है हमको, और यहाँ पर भी माइनस n लैम्डा d बाई 2d दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, म्यू माइनस 1 ऑफ टी डी अपॉन 2d। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट जब हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाया है, तो जो फ्रिंज है वो कितनी डिस्प्लेस होगी अपनी नेचुरल पोजीशन से अगर हमने कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं लगाया है। तो ये हमारा किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है इसकी थिकनेस कितनी होगी, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये 2D क्या होगा, और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर ज्यादा, मान लीजिए 1.6 है तो 0.6 हो जाएगा अंतर। ठीक है, थिकनेस कितनी ज्यादा थिकनेस बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। कैपिटल डी मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, ये जो है आपका, ये अगर आप बढ़ा दोगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप 2D को कम कर दोगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम देखेंगे कि टी की वैल्यू कैसे निकालना और फ्रिंज विड्थ पे वही फर्क पड़ता है कि नहीं। तो अभी हमने जो डेरिवेशन निकाला था उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली थी, जो इस फैक्टर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट था और थिकनेस ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर हम यहाँ डायग्राम से देखें तो यहाँ पर हम पहला डायग्राम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है कि जब हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल बीच में नहीं लगाया है, जैसे यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाया हुआ है, अगर हम यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फर्स्ट पोजीशन जो आपकी मैक्सिमा की है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जैसे आपने ट्रांसपेरेंट शीट को इंट्रोड्यूस किया तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये अभी कहाँ था, सेंटर पे था। ठीक है, अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया, अपवर्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने ट्रांसपेरेंट शीट को लगाया है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका ये शिफ्टिंग होगी। ठीक है, अगर आप ट्रांसपेरेंट शीट को नीचे की तरफ लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, नीचे खस जाएगा। मतलब ये वाली स्थिति यहाँ आएगी, ये वाली यहाँ, एंड ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि जब भी हम मटेरियल को जिस भी वेव की डायरेक्शन में लगा के अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल को लगाते हैं तो शिफ्टिंग की डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में हमने रे के डायरेक्शन में हमने मटेरियल या ट्रांसपेरेंट मटेरियल को लगाया है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाने के कारण क्या फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो जैसा हमने ये निकाला ये है, तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो डार्क या दो ब्राइट के बीच के डिस्टेंस या सेपरेशन। तो अगर मैंने ये बोला nth फ्रिंज के लिए ये वैल्यू है तो n+1th के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं n2d, यहाँ पर हो गया आपके पास, मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दैट इज n+1 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 ऑफ टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब फ्रिंज विड्थ निकालना है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, Sn+1 माइनस Sn, दैट इज इसमें से इसको घटा, अगर हम घटाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू रख देते हैं हम इस पे, कितना हो जाएगा, d2d n+1 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 ऑफ टी माइनस कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, d अपॉन 2d दैट इज n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 ऑफ टी। अगर आप इसको ब्रैकेट को खोलते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, म्यू माइनस 1 ऑफ टी, d अपॉन 2d ये कैंसिल आउट, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, d अपॉन 2d n लैम्डा माइनस d अपॉन 2d n लैम्डा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, बच रहा है आपके पास d लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d, लैम्डा d अपॉन 2d दैट इज फ्रिंज विड्थ। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, हमने चाहे ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाया हो चाहे ना लगाया हो, डार्क या ब्राइट की फ्रिंज विड्थ वैसी ही रहेगी, बिना ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जो फ्रिंज विड्थ थी वैसी की वैसी ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगने के बावजूद भी फ्रिंज विड्थ पे हमारी फ्रिंज की चौड़ाई पे या डार्क या ब्राइट की फ्रिंज की चौड़ाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
तो आप अभी जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फ्रिंज विड्थ है वो इंडिपेंडेंट है कि हम रास्ते में कोई वेव के रास्ते में अगर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल आता है तो उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। दूसरी चीज शिफ्टिंग कहाँ होगी, हाँ शिफ्टिंग जरूर से होगी, डिपेंड करेगा कि इस पाथ रे के डिस्टेंस पे लगाया है, यहाँ पे पोजीशन पे लगाया है कि यहाँ पर लगाया है, वो उस पोजीशन के हिसाब से आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज जो है वो आपके ऊपर या नीचे शिफ्ट जरूर हो सकती है, यानी डिस्प्लेस जरूर हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।